तो आज हम चर्चा करेंगे मॉडल पेपर अपने कक्षा 10 गणित की। और जो मैंने थंबनेल पे लगाया हुआ है वो जो है वो बहुत ही सत्य बात है। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हो, स्किप नहीं करोगे तो आप ज़रूर अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। मैंने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है और सॉल्व करके सारी चीज़ें दिखाई हैं। तो इस बार जो मॉडल पेपर जो हमारा पेपर आएगा वो हमारे 20 नंबर का बहुविकल्पी होगा और 50 नंबर जो होगा वो हमारा मतलब कि बड़ा वाला क्वेश्चन होगा, दीर्घोत्तरी टाइप का होगा। तो देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 10 तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 4, तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम देखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो हम कर नहीं सकते। तो tan 2a बराबर cot a माइनस 18। तो अब यहाँ पे tan 2a को मैंने लिख दिया cot 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये फार्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो इसको मैंने लिख दिया cot और 90 माइनस 2a बराबर कॉट। अब कॉट से कॉट जो है वो हट जाएगा, और जब हट जाएगा तो बचेगा 90 माइनस 2a और a माइनस 18। अब देखिए 90 प्लस 18 जो है, ये माइनस 18 इधर आएगा तो प्लस 18, और माइनस 2a जो उधर जाएगा तो प्लस का 2a हो जाएगा। 2a और a मिलके 3a बन गया, और 90 और 18 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। अब a बराबर, अब ये देखिए 3 गुणा का है, उधर जाएगा तो भाग का, तो 36 या 108। इसका मतलब कि जो ऑप्शन मेरा सही है वो कौन सा सही है, 36 डिग्री सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विभक्त कर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको भी सॉल्व करके ही करेंगे। विभक्तकर का जो फार्मूला होता है वो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले विभक्तकर निकालने के लिए हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना जब करेंगे तो ए की वैल्यू जो होगी वो 3 आ जाएगी, बी की वैल्यू जो है वो -2 आ जाएगी, क्योंकि माइनस यहाँ पे ध्यान रखना है और प्लस का ध्यान रखना है, और सी की वैल्यू जो है 1/3 हो जाएगी। अब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे हम रखेंगे तो बी की जो वैल्यू जो है -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4 और ए की जगह पे 3 और इंटू सी की जगह पे 1/3 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 3 से 3 कटेगा, 4 1 जा 4, 4 4 0, मतलब कि डी बराबर कितना आएगा 0। तो ये हमारा हो गया चौथा ऑप्शन जो है वो सही हो गया, मैंने इसे सही कर दिया। यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य दिया हुआ है 20.5 तथा माध्यिका 20 है तो इसका बहुलक क्या होगा। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। समांतर माध्य दिया हुआ है, माध्यिका दिया हुआ है। समांतर माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 समांतर माध्य माइनस माध्यिका, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे रख के हम अपने आंसर को निकालेंगे। समांतर माध्य 20.5 है, और यहाँ पे समांतर माध्य की जगह 20.5, माध्यिका की जगह 20.5 में से 20 घटा तो 0.5, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.5 के करीब आएगा। देखिए बहुलक जो माइनस वाला है उसको उठा के लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये जो 1.5 है उसको उठा के लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो जब हम इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। चौथे पे आते हैं हम। चौथा जो है, एक बेलन और शंकु की ऊंचाइयां बराबर है और आधार की त्रिज्या बराबर है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि शंकु की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई जो है वो समान है, इसलिए उसको हम h मान लेते हैं। शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या भी समान है तो उसको हमने r मान लिया। अब प्रश्न के आधार पर अगर चलें तो बेलन का जो आयतन है और जो शंकु का आयतन है उन दोनों का अनुपात मुझे निकालना है। तो मैंने उसको इंग्लिश में लिख दिया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपान वॉल्यूम ऑफ कोन। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई r स्क्वायर एच होता है, और कोन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई r स्क्वायर एच होता है। पाई r स्क्वायर एच कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 3 है ऊपर चला जाएगा, तो 3:1 का, मतलब कि इनके बीच में जो रेशियो होगा वो 3:1 का होगा। अब आते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 5वें क्वेश्चन में समीकरण निकाय kx प्लस 3y बराबर -3 तथा 12x प्लस के अनंतता अनेक हल होंगे यदि k का मान है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, कैसे निकालेंगे। देखिए जब अनंतता अनेक हल होते हैं तो हमारे पास समीकरण आता है a/a2, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के बीच में रिलेशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहाँ पे kx प्लस 3y बराबर -3 है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 से क्या कर दिया, उसे कंपेयर कर दिया। कंपेयर जब करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k आ जाएगी, है ना, और b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखिए इस -3 को जब उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो c की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए c1 की जगह क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इस वाले समीकरण को क्या करेंगे, इससे भी इसको तुलना कर देंगे, a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे तो a2 बराबर क्या आ जाएगा 12, और b2 बराबर क्या आ जाएगा k, और c2 बराबर क्या आ जाएगा k। चलिए तो मैंने a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लिया, वही ले जाकर मैं रख दूंगा। तो a1 की वैल्यू k है, a2 की वैल्यू 12 है, फिर इज इक्वल टू b1 की वैल्यू 3 है, b2 बराबर क्या है, k है।
फिर इज इक्वल टू C1 की वैल्यू 3 है और C2 की वैल्यू क्या है, K है। तो इसमें से किसी भी दो को ले सकते हैं, इस वाले दो को ले लें या इस वाले दो को ले लें, दोनों से हम चाहे तो निकाल सकते हैं, ये आसान होता है यहाँ पे। अब मैंने इन दोनों को लिया है, देखिए मैंने तीर भी दिखाया है, एरो दिखाया है। तो K/12 इक्वल टू 3/K, तो इसका इधर त्रिया गुणा करेंगे, इसका इधर त्रिया गुणा करेंगे, तो K और K मिलके K² हो जाएगा और 12 3 मिलके कितना हो जाएगा, 12 3 36। अब देखिए K बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 36, तो अब जो रूट में 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो K बराबर ±6 आ जाएगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं फिर इसी क्रम में। अब देखिए छठवां, किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग 7 और उनका गुणनफल 12 है, तो मूलों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात, मूलों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, तो उसका दिया हुआ है 7, और मूलों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, तो उसकी भी वैल्यू दे रखी है 12। तो पहला और दूसरा मतलब कि 1 और 2 समीकरण मान लेंगे। मूलों का व्युत्क्रम क्या होगा, अल्फा होगा तो 1/अल्फा और बीटा होगा तो 1/बीटा, इन दोनों को जोड़ना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अल्फा बीटा जब एलसीएम लेंगे तो बीटा इधर जाएगा, अल्फा उधर जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा बटा अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू पहले से ही पता है 7, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता है 12। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए sin 60 का मान क्या होता है, बहुत ही आसान कभी कभी याद है, एक नंबर में यही सब पूछेगा। sin 60 का मान अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आप कॉर्डी में 3/2 लगा देंगे। अब देखिए 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। tan 46 + a बराबर cot 30, तो कोण a का मान क्या होगा। तो ये सवाल जो है पहले जैसा है, तो उसको हम देखते हैं। tan 60 cot को हम क्या करेंगे, tan में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए 90 - थीटा, तो 90 और थीटा की जगह 30 हो गया, तो tan से tan हट जाएगा। 46 + a बराबर 90 में से 30 गया 60 हो जाएगा। अब ये 46 जब उधर उठ के जाएगा तो -46 हो जाएगा, 60 में से 46 गया कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है, इसका विकल्प जो है उसमें सही हो जाएगा 14 डिग्री। मूल बिंदु O के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के हमेशा ही जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं, तो डायरेक्ट हमने लगा दिया। घड़ी की घंटे वाली सुई घड़ी के केंद्र पर 1 घंटे में कोण बनाती है। देखिए तो घड़ी की घंटे वाली जो सुई होती है तो वो 1 घंटे में कितना ट्रैवल करेगी। 1 घंटे में मान लीजिए अगर 4 बज रहा है और 1 घंटे में घंटे वाली सुई 5 पे आएगी, ठीक है। तो 12 घंटे में अगर एक चक्कर, मतलब कि अगर 12 घंटे कहा जाए या एक चक्कर कहा जाए, दोनों बात देखी हुई, 12 घंटे में जो घंटे की सुई होगी वो कितना कोण बनाएगी, 360, पूरा घूम जाती है, पूरा का पूरा घूम जाती है 12 घंटे में। तो 1 घंटे में 360/12 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर है हमारा वो क्या, कौन सही है, सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वृत्त के बाहर कोई अन्य बिंदु दिया है तो उस बिंदु से वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्शियों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। हमेशा ही किसी बाहरी वृत्त से अगर हम लोग खींचेंगे तो कितने स्पर्शिका खींची जाएंगी, 2 खींची जाएंगी। किसी वृत्त की त्रिज्या अगर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, πr² होता है। ये सिंपल सी बात है, फार्मूला है, डायरेक्ट आप लगा लेंगे। द्विघात समीकरण ax² प्लस विभक्त कर क्या होगा, b² - 4ac होता है। विभक्त कर अभी मैंने पीछे भी फार्मूला लगाया था। किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। याद रखना, त्रिभुज का 180 होता है और चतुर्भुज का 360 होता है, ठीक है। चलिए 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने निकाल के इसको किया, देखिए आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो मैंने निकाला है। क्या होता है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या। उसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। इसका मतलब होता है पदों का योग, इसका मतलब होता है पदों की संख्या, और ये होता है समांतर माध्य। तो x बार से दिखाते हैं समांतर माध्य को बराबर 1 से लेकर 9 तक। तो 1 + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटा कुल पद कितने हैं, 9 हो गए। तो सबको जोड़ा तो कितना है, 45/9, 9 बच्चे 45। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, बी। ऐसे ही सवाल आएंगे, ये बात ध्यान में रखिए। इसको प्रैक्टिस करिए, स्क्रीनशॉट लेके करिए या बैठ के करिए, उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। मूलों का योग होता है, तो मूलों का योग डायरेक्ट क्या होता है, -b/a होता है। देखिए कंफ्यूजिंग है, ये जो होता है -c/a, किसी का नहीं था c/a जो होता है वो मूलों का गुणनफल होता है, और b/a नहीं होता है, -b/a होता है। तो ये ध्यान में रखना है। कभी कभी कंफ्यूजिंग ऑब्जेक्टिव देता है, लगता है कि सारे सही हैं, बट वहाँ पे अगर आप क्लियर हो, आपका विजन क्लियर है, आपको फार्मूला याद है, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगला सवाल है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तथा h मीटर स्तंभ की छाया क्या होगी। तो मतलब कि h मीटर की एक स्तंभ है, उसका छाया कितना होगा, उसकी छाया की लंबाई कितनी होगी। तो बना लिया मैंने एक फिगर, यहाँ पे सूर्य बना लिया है और एक स्तंभ बना लिया h ऊंचाई का, और जो इसके जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। तो ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक ये जो छाया बन रहा है उसी की मुझे वैल्यू निकालनी है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC से। तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, tan 45 बनेगा, लंब बटा क्या बनेगा, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, h और अपान x। अब देखिए tan 45 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, और x जो है यहाँ पे क्या है, डिवाइड का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। x बराबर h, मतलब क्या होगा कि x की जो वैल्यू होगी वो h के बराबर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो h मीटर जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा सही है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, फिर 16 क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे
18 क्वेश्चन है, 17 हमने खत्म कर दिया। 18 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 में एक्स का मान क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, माइनस 4 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 4 जो होता है वो किसका वर्गमूल होता है, प्लस माइनस 2 का। इसका मतलब ये आंसर जो है हमारा सही है। एक नंबर में ऐसे ही सवाल आएंगे और ऐसे ही सवालों पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये जो नंबर है आपको एकदम क्लियरली मिलेंगे 20 आउट ऑफ 20। अगर एक भी गलत तो पूरा गलत। OMR को ध्यान से भरिएगा, क्योंकि अगर OMR गलत हो गया तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। OMR की कॉपी तो बिल्कुल नहीं चेक होगी। रैखिक समीकरण 3x + 2y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 तो y का मान क्या होगा। तो x की जो वैल्यू है उसको ले जाके इसमें रख देंगे, पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू एग्जैक्टली निकल जाएगी। तो यहाँ पे x बराबर 1 रखते हैं, x की जब क्या रख दिया, 1 रख दिया, 3 × 1 तो ये क्या हो जाएगा 3, और जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। 5 में से 3 क्या 2, और 2 जो है मल्टीप्लाई का, उधर जाएगा तो डिवाइड का, तो 2 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या हो गई 1। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 का 18 का एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, छोटे बच्चों से आप जाके पूछेंगे तो वो भी बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा ये प्रोसेस किया हुआ है। 15 को हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में 3 × 5, और 18 को लिख सकते हैं 3 × 6। तो 3 कॉमन है तो 3 को एक बार लिखेंगे, और 5 और 6 कॉमन नहीं है तो उनको भी लिख लेंगे। तो 3 × 5 = 15, 6 × 90, तो 90 एलसीएम हो जाएगा। चलिए तो हमने बहुविकल्पी का जो काम था वो खत्म कर दिया। अब हम आते हैं अपने बड़े क्वेश्चनों पे जो हमें अच्छे खासे नंबर दिलवाएंगे। चलिए इसका फॉर्मेट क्या होगा, सभी प्रश्न करने होंगे, और प्रश्न एक जो होगा उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, और सारे जो होंगे वो 2 अंक के होंगे, 2 नंबर के होंगे। 2 नंबर के सवाल कैसे आते हैं, देखिए यहाँ पे 2 नंबर में सवाल में, यदि 99 153 का मौसम 9 है तो इनका लसा बताओ। ये क्लास 6 का सवाल है। अगर आप 6 की किताब उठाएंगे तो मिल जाएगा। पहली संख्या को मान लिया मैंने 99, और दूसरी संख्या जो है 153, और मौसा जो है 9, तो लसा निकालना है। तो फार्मूला होता है लसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लसा गुणे क्या होता है, मौसा दिया हुआ है 9, और पहली संख्या 99 और दूसरी संख्या क्या है 153 है। अब यहाँ पे जो 9 है गुणा का उधर जाएगा तो भाग का हो जाएगा। 9 से जब काटेंगे 99 को तो 11 बार में जाएगा, और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1683। इसका मतलब जो लसा होगा इन दोनों नंबर्स का वो क्या होगा, 1683 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 1 के ख की तरफ। ठीक है, एक शंकु के छिन्नक की त्रिज्या की ऊंचाई 20 मीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। इस शंकु के छिन्नक का वर्गपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो, शंकु के छिन्नक का मतलब होता है कि किसी शंकु को ऊपरी भाग को काट दिया जाए तो कुछ ऐसा से बन के दिखेगा। अगर आप जिस तरीके से मैंने किया है इतना साफ सुथरा अगर करेंगे तो आप 100 आउट ऑफ 100 भी पा सकते हैं। और इस तरीके से अगर आपने किया है साफ़ सुथरे तरीके से, फिगर भी जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे ज़रूर आप फिगर बनाइए, वहाँ पे दर्शाइए यहाँ ये फिगर है। इस तरीके से टीचर जो है आपको एक नंबर भी नहीं काटेगा, चांस ही नहीं बनेगा उसको काटने का। चलिए तो यहाँ पे जो ऊपर जो वृत्त बनेगा उसके त्रिज्या को मैंने स्मॉल आर मान लिया, जो नीचे बना है उसको मैंने क्या मान लिया, कैपिटल आर मान लिया। तिर्यक ऊंचाई उसने दी हुई है एल जो होती है, एल दिया हुआ है। तो बोल रहा है इसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इस छिन्नक का। तो देखिए तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है, एल कितना दिया हुआ है 20। ऊपरी वृत्तीय सिरे का परिमाप जो होगा वो 2πr होगा, और निचले वृत्तीय सिरे का जो परिमाप होगा वो बड़े वाला 2πr होगा। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या अगर मुझे निकालनी है तो मुझे पहले से ही दे रखा है 2πr बराबर कितना दिया है, छोटा वाला जो होगा वो 12 होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई का 2 से कट गया 6, और पाई जो है 6/पाई सेंटीमीटर। मतलब कि मैंने छोटे वाले को जो है, छोटे वाले का जो आर है वो मैंने क्या किया, निकाल लिया। आप ऐसे करके हाईलाइट भी कर देंगे तो इससे क्या होगा कि टीचर को समझ में आ जाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें निकाली हैं, तो वो डायरेक्ट आपकी कॉपी चेक करके और आगे बढ़ जाएगा। बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है 2πr बराबर क्या हो जाएगा 16। तो ये बड़े वृत्त की है, तो अब यहाँ पे भी 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 8 जा 16 मतलब 2 8 16, और इसके बाद से 8 बटा क्या हो जाएगा 8/पाई हो जाएगा, आर बराबर 8/पाई सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमने ये भी आर निकाल लिया, ये भी आर निकाल लिया, एल भी मुझे पता है, तो पहले फार्मूला में पता होना चाहिए शंकु छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई एल आर प्लस आर। एल की जगह पे 20 और आर की जगह पे 8, बड़े आर की जगह पे 8/पाई और छोटे आर की जगह पे 6/पाई। देखिए कितना एग्जैक्टली समझ में आ रहा है कि हाँ मैंने क्या क्या लिखा हुआ। अगर आप इस तरीके से पेपर में करके आओगे तो आपको एक भी नंबर कटने के चांसेस नहीं है, कोई ना काट पाई बबुआ। चलो यहाँ पे पाई और पाई तो जब सेम होता है हर, तो ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो 8 6 कितना हो जाएगा 14, पाई से पाई ये वाला कट जाएगा, 20 × 14 कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी हमारा 2 नंबर आसानी से हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसी का तीसरा सवाल देखते हैं। गुणनखंड विधि से 2x² - x + 1/8 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे मूल ज्ञात करना है तो 8 का यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, फिर 8x का 8x हो जाएगा, और प्लस ये जो 8 और 8 का अगर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और पूरे का अपान में 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं = 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 8 जो है उधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो 0 ही हो जाएगा। अब देखिए
16x²। अब देखिए 8x, यहाँ पे गुणनखंड मैंने करना सिखाया है, मैं वहाँ पे डाल दूंगा लिंक द्विघात समीकरण का, क्योंकि यहाँ पे मैं उतना नहीं बता सकता। 16 और 1 का गुणा करेंगे, 16 करने 16 और 8 को ऐसे तोड़ेंगे कि वो क्या हो जाए कि मतलब गुणा करने पे 16 आ जाए और क्या क्या आ जाए, फिर जोड़ने या घटाने पे 8 भी आ जाए। तो 4 चौका 16 भी आ जाएगा और 4 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 8 भी आ जाएगा। तो मैंने उसको इस 8x को तोड़ लिया 4x - 4x में, ठीक। अब यहाँ पे इन दोनों पेयर में से क्या कॉमन मिलेगा, उस कॉमन को हम निकाल लेंगे इन दोनों पेयर में से। तो देखिए दोनों इसमें से क्या कॉमन मिलेगा, 4x कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 4x, और यहाँ पे 4x पूरा ले लिया तो क्या बचेगा 1। और यहाँ पे जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहाँ क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। और माइनस भी कॉमन होगा तो यहाँ पे बचेगा 4x, और ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा। मैं बार बार जब भी पढ़ाता हूँ तो ये बताता हूँ कि ये दोनों जब भी हम द्विघात समीकरण का गुणनखंड करते हैं तो ये दोनों सेम आने चाहिए, 4x - 1 और एक ब्रैकेट में 4x - 1, ठीक है। तब जब दोनों सेम सेम है 4x - 1, तो इनकी जो वैल्यू आएगी x = 1/4 ही आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा सवाल यहाँ पे सही। अब आगे आते हैं अगले तरफ, चौथे सवाल की तरफ। यदि बिंदु P x y बिंदु 3,6 तथा B - 3,4 से समदूरस्थ हो तो x और y के बीच संबंध बताना है। बहुत ही अच्छा सा सवाल है। देखिए मान लीजिए कोई एक पॉइंट P है और उस P पॉइंट से दो ऐसे पॉइंट हैं जो समदूरस्थ का मतलब होता है कि दोनों समान दूरी पे हैं, मतलब कि दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फिर। तो ये AP जो होगी और ये जो BP होगी, इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा आपस में क्या होगा इक्वल होगा। तो इसी प्रश्नानुसार मैंने AP = BP लिख दिया। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब मैंने इसको मान लिया x2 y2 नाम दे दिया, इसको मैंने x1 y1 नाम दे दिया, इसको मैंने x3 y3 नाम दे दिया। चलिए तो फिर और बराबर यहाँ पे मैंने क्या ले लिया x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए एक बार इसका दूरी का सूत्र लगाया और एक बार इस पे दूरी का सूत्र लगाया, तो ये हमारा जो है वो सूत्र बन गया। अब मैं वैल्यू को पुटअप कर दूंगा। x2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे दिख रही है 3 है, x1 की वैल्यू तो x ही है प्लस, और उसके बाद से फिर y2 की वैल्यू क्या है 6 है, 6 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x3 की वैल्यू क्या है -3 है, और उसके बाद से x1 की वैल्यू क्या है वो तो सही सीधे दिख रही है x है, और फिर प्लस y3 की वैल्यू क्या है 4 है, और फिर माइनस, और यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या है y है। चलिए अब यहाँ पे कड़ी इधर भी कड़ी इधर भी, दोनों पक्ष का वर्ग करके कड़ी को हटा देंगे। चलिए हटा दिया, ठीक है, कड़ी हट गई यहाँ पे। अब क्या किया, ये बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और -2ab 2 और a की जगह पे 3 और x प्लस, अब यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब 36, फिर प्लस b का स्क्वायर y स्क्वायर, फिर -2 और a की जगह पे 6 और b की जगह पे y बराबर। सेम ऐसा ही प्रोसेस करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b का स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे +2 × 3 × x, यहाँ पे भी -2ab ही होगा, बट ये माइनस और ये जो 3 जो है माइनस का उसको प्लस कर देगा, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे फिर वही करेंगे 16 और फिर यहाँ पे b स्क्वायर y स्क्वायर और फिर -2 और a की जगह पे 4 और y। अब इसके बाद क्या है, ये 9 और ये x स्क्वायर सेम है, कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा 2 3 6x, ये माइनस का 6x बचेगा, मैंने काटा था बट ये काटा नहीं है, -6x बचेगा, फिर प्लस 36 और यहाँ पे ये देखिए ये y स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर और माइनस 2 छके 12y बराबर। अब यहाँ पे ये देखो यहाँ पे 2 3 6x हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या बचा 16y स्क्वायर और माइनस 2 चौके 8y, ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए फिर अब सबको क्या करते हैं, देखिए इस 6x को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 6x हो जाएगा, ठीक है, और ये 36 जब उधर को जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये -12y जब उधर को जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए 6 6 12 हो जाएगा और 16 में से 36 घटेगा तो 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 में से 8 जब घटाएंगे तो 4y हो जाएगा। अब इस -20 को उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेंगे तो 3, यहाँ पे क्या बचेगा 3x और यहाँ पे बचेगा सिर्फ y बराबर 20। अब ये 4 गुणा का उधर जाएगा तो भाग का 4 बचे 20 हो जाएगा, तो 3x + y बराबर 5। तो ये हमारा x और y के बीच में जो है वो रिलेशन निकल के आ गया। ये हो सकता है कि 4 नंबर में भी आ सकता है, क्योंकि इतना बड़ा सवाल मुझे नहीं लगता कि 2 नंबर में आएगा, लेकिन अगर आएगा तो आप इसे ज़रूर सॉल्व करिएगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन होता है, सिद्ध करो कि 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को जब हम प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले उल्टा मानते हैं, अगर ये बोल रहा है अपरिमेय तो हम इसको मान लेंगे कि परिमेय। तो परिमेय जो होता है वो a/b के रूप में होता है और b जो होगा वो ≠ 0 होगा। अब इस 7 को हम क्या करेंगे, गुणा का उधर जाएगा तो ये 7b हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं 7 और a और b ये क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, क्योंकि परिमेय संख्या का एक शर्त होता है कि a और b जो होने चाहिए वो पूर्णांक होने चाहिए, तो पूर्णांक है।
तो इसलिए a/7 भी पूरा क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। और अगर कड़ी में 5 इसके बराबर है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ये भी परिमेय संख्या होगी। परंतु यह हमारे कथन का विरोधाभास है, मतलब हमने जो माना है परिमेय संख्या ये गलत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमने सिद्ध कर दिया कि 7 कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये भी 2 नंबर का हमारा सवाल हो गया खत्म। अब आते हैं दूसरे खंड की तरफ। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2, ये 4-4 अंक के सारे हैं, 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं, यदि बिंदु 8,1 k, -4 तथा 2, -5 संरेखीय है तो k का मान ज्ञात करना है। देखिए, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट जो दिए हुए हैं उनको नाम लिख लेंगे। देखिए x1, y1, ठीक है, 8,1 मान लिया, इसको x2, y2 मान लिया, और इसको क्या मान लिया, x3, y3 मान लिया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब संरेख बोलता है कोई बिंदु ना, तो वो क्या होता है, तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो 0 के बराबर होता है, जैसा मैंने लिखा हुआ है। यदि बिंदु संरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस y2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है और वो किसके बराबर होगा, तो 0 के बराबर होगा। तो इसको देखते हैं फिर थोड़ा ध्यान से, देखिए इसके आगे ही करते हैं। देखिए 1/2 x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 8 है, ठीक है, x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 8 है। अब देखिए y2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -4 है। y3 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -5 है, तो माइनस पहले से और +5 हो गया, प्लस x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू k है। फिर इसके बाद से y3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -5 है, ठीक। और y1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y1 की वैल्यू 1 है, प्लस अब देखिए x3 की वैल्यू क्या है, x3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है। फिर इसके बाद से y1 की वैल्यू यहाँ पे कहाँ है, देखते रहिए, यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y1 की वैल्यू कहाँ गई भैया, हाँ, तो यहाँ पे हमने लिया था x3 y1 और y2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -4 है, तो -4 क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। और y1 की वैल्यू क्या थी, 1 थी, 1 + 4 क्या हो जाएगा, 5 और 2, यहाँ पे -5 और -1 मिलकर क्या हो जाएगा, -6, और -6 का में गुणा करेंगे तो -6 के। और यहाँ पे जो 1/2 देख रहे हैं ना, 1/2 को उधर भेज दीजिए, 2 भाग का उधर जाएगा, गुणा का तो 0 में 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 में से 4 घटेगा तो 1 हो जाएगा। 8 × 8, और ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, -6 के, और प्लस 2 बच्चे 10 बराबर 0, 10 8 18 हो जाएगा। 18 को जब उधर लेके भेजेंगे, या फिर -6 के को उधर भेज देते हैं तो प्लस का हो जाएगा, और 10 और 8 18 हो जाएगा। अब ये 6 है, गुणा का है, उधर जाएगा तो भाग का, 36 18 के का वैल्यू क्या हो गया, 3 निकल गया, बहुत आसानी से। चलिए, 2 क्रमागत धनपूर्ण संख्याओं का योग 9 और गुणनफल 20 है तो संख्या ज्ञात करना है। तो देखो, माना पहली संख्या x मान लें तो दूसरा जो क्रमागत होगा क्या होगा, x + 1 होगा, ठीक है। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न के हिसाब से अगर हम चलें तो क्या कह रहा है कि उन दोनों का योग, मतलब कि इसका और फिर इसका योग जो है वो किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो x और x मिलकर क्या हो जाएगा, 2x + 1, और 1 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 9 1 8, ठीक है। तो 2x बराबर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 जब उधर जाएगा तो 8/2, तो 2 से 4 बार में जाएगा, x का क्या वैल्यू आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, सीधा सीधा यहाँ पे हो गया। यहाँ पे ये आंसर हम निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने दूसरे तरीके से भी किया है, मतलब गुणनफल भी बोल रहा है कि 20 है, मतलब कि x का और x + 1 का गुणनफल जो है वो क्या है, 20 के बराबर है। x और x का जब हम करेंगे गुणा तो x² और x का 1 में करेंगे तो x बराबर 20। अब 20 को इधर लेके आएंगे तो -20, और उधर कुछ नहीं बचा तो 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे द्विघात समीकरण वाला सूत्र लगाएंगे, 20 × 20, और x को जब तोड़ेंगे तो 5 × 20, और 5 में 4 गया 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब इसका पेयर बनाएंगे तो इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, x, तो x + 5, और माइनस इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, 4, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x और 4 इसमें से कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, 5। ये x + 5 और x + 5 एक बार लिख लेंगे, और x - 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। x + 5 बराबर 0, तो x बराबर -5, माइनस का है इसलिए इसको निगलेक्ट कर देंगे, और x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, तो x बराबर 4 हम जो है वो ले लेंगे, और यहाँ पे 4 और 5 कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग यहीं से भी ये कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सवाल आने का मुझे नहीं लगता कि चांस है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला जो सवाल है वो थोड़ा तगड़ा सवाल है। त्रिभुज ABC का कोण A समकोण तथा BL और CM माध्यिकाएं है, तो सिद्ध करना है 4BL² + CM² बराबर 5BC²। चलिए, तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक। त्रिभुज C से एक माध्यिका डाल ली CM, और B से एक माध्यिका डाल ली BL, ठीक है। अब देखिए, त्रिभुज ABC से, मतलब पूरा त्रिभुज लेंगे ABC, तो यहाँ पे BC जो है वो कर्ण है, तो BC का स्क्वायर बराबर यहाँ पे आधार का स्क्वायर AB², और ये क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर AC², समीकरण नंबर 1 बन जाएगा, ठीक। अब एक लेंगे त्रिभुज CAM, मतलब कि ये वाला त्रिभुज जब हम लेंगे CAM, तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण है तो CM का स्क्वायर, उसके बाद से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब कितना है मेरा, ठीक है। ये लंब देखिए तो CAM में AM हो जाएगा हमारा आधार,
और लंब हो जाएगा AC, तो AC का स्क्वायर, इसको भी समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब एक त्रिभुज बनेगा हमारा BAL, क्या बनेगा BAL, इसका पाइथागोरस प्रमेय जब निकालेंगे तो देखो ये बन जाएगा हमारा कर्ड BL का स्क्वायर और ये बन जाएगा हमारा AL का स्क्वायर, ठीक है, ये AL का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर AB का स्क्वायर, इसको मान लें समीकरण नंबर 3। BL और CM माध्यिका है, अतः तो जो माध्यिका है देखो BL और CM माध्यिका है तो क्या करेगा, इन दोनों को दो बराबर भागों में बांटेगा माध्यिका, सिंपल सी बात है। तो जो AB होगा वो 2AM के बराबर होगा, मतलब कि AM मिलके 2AM मिलके कितने के बराबर होगा, कितने के बराबर होगा, AB के बराबर होगा। ठीक वैसे ही यहाँ भी होगा AC, तो AC बराबर क्या हो जाएगा 2AL के बराबर हो जाएगा। अब देखिए AB और AC का मान लिया कि समीकरण नंबर 1 में हम रख देंगे, ठीक है, इधर 1 दिख रहा है ना, तो समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो AB की जगह क्या रख देंगे 2AM का स्क्वायर और AC की जगह क्या रख देंगे 2AL, तो 2AL का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4AM स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4AL स्क्वायर, ठीक, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब 2 और 3 को क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, तो CM स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर, देखो इसको और इसको जोड़ोगे तो CM प्लस BL हो जाएगा और इसको जब जोड़ेंगे तो ये सिंपल सा ये फंडा बन जाएगा। अब देखो दोनों पक्षों में इधर भी 4 से गुणा इधर भी 4 से गुणा कर दो, तो 4 से इधर गुणा हो गया और इधर जब 4 से गुणा करेंगे, पहले एक प्रोसेस कर लेना, AC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर जो है देखो जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, ठीक है, ग्रीन कलर से, AC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर जो होगा वो कितने के बराबर होगा BC के स्क्वायर के बराबर होगा, तो BC स्क्वायर यहाँ पे पहले लिख लेना, ठीक। अब 4 से गुणा करेंगे तो AM स्क्वायर और प्लस AL स्क्वायर को 4 से गुणा कर दिया, इसमें भी 4 से गुणा करना पड़ेगा 4 BC स्क्वायर। अब देखो अब ये 4 AM स्क्वायर और फिर 4 का अंदर गुणा करोगे तो 4AL स्क्वायर और 4 BC स्क्वायर इधर हो जाएगा। अब देखो ये जो है वो कितने के बराबर है, समीकरण 4 से देखो ये कितने के बराबर है BC स्क्वायर के बराबर है, तो 4BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना आ जाएगा 4BC और BC स्क्वायर क्या हो जाएगा 5BC स्क्वायर हो जाएगा। और ये तो यही तो मुझे प्रूफ करना था, इधर देखो वही तो मुझे प्रूफ करना था। तो एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले लेना और देख लेना, थोड़ा समझ लेना, कर लोगे तो आसानी से आ जाएगा। मेरे वीडियो को थोड़ा सा एक बार फिर रिपीट करके देख लेना, तो आई थिंक समझ में आ जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं हम थोड़े आगे की तरफ, ठीक है। आगे जो हमारा सवाल है वो एक बहुत ही आसान सा सवाल है। यदि कोई वृत्त है और उसके चाप पर कोई चाप जो है वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है और वृत्त की त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। तो मैंने एक वृत्त बना लिया, बहुत ही सुंदर सा वृत्त बनाया। देखिए आप लोग भी थोड़ा इस तरीके से साफ सुथरा बनाओगे ना तो आपको पक्का नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे यार, क्यों इतना चिंता कर रहे हो। और इससे एक न एक क्वेश्चन लड़ना ही लड़ना है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। चलो देखो यहाँ पे ये जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर का है और इस चाप की वजह से जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री बना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। देखो त्रिज्या दिया है 7 और कोण दिया है 60, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है θ/360 × πr स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू 60/360 और इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7 2 बार है तो लिख देंगे 7 से 7 कट गया, ठीक है, और 6 6 के 36 60 बार में जाएगा, 6 बार हो गया, 22 7 क्या हो जाएगा 154 और बटा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा 4 नंबर का सवाल है, सोच लो ये 4 नंबर का सवाल है, ये भी हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक जो सवाल है, ये जो सवाल है ये बहुलक का सवाल है, ये भी 4 नंबर का आया है। तो मान लो कि किसी घर में प्रतिदिन दूध जो है वो इतने लीटर दिया जा रहा है और घरों की संख्या जो है वो यहाँ पे दी हुई है, इसका बहुलक मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बहुलक किसका है 9 है, तो ठीक है बहुलक 9 है, इसलिए बहुलक वर्ग इसी के सामने वाला होगा, तो 60 से 90 हो जाएगा बहुलक वर्ग, ठीक है। अब देखो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या हो जाएगी, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा देखो, अब ये बहुलक है, इसके वर्ग का जो निम्न सीमा होगा वो क्या होगा 60 होगा, तो एल जो हो गया वो 60 हो गया। वर्ग माप क्या है, देखो सबके बीच में डिफरेंस क्या है 30 का डिफरेंस है, तो उसको हम बोलते हैं वर्ग माप h, ठीक है, वो 30 हो गया। बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या हो जाएगी, देखो बारंबारता क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, बारंबारता का मतलब क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो बहुलक वर्गीय है तो उसकी बारंबारता क्या है 9 f1 बन जाएगा। और उसके ठीक पहले की जो वर्ग की बारंबारता होती है वो क्या होती है 6, और उसके ठीक बाद वाली जो बारंबारता है वो कहते हैं 6। तो जो पहले आने वाला जो होता है उसको f0 से बोलते हैं, या f0 के जो कहते हैं f0 होता है, और जो ठीक बाद आने वाली जो बारंबारता होगी वो f2 होगा, उसको 6 बोलेंगे, ठीक। अब देखो फार्मूला लगा लेंगे, बहुलक बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अब जो वैल्यू है मैंने सब सारी चीज़ें निकाल कर रखी है, बस रखना है। देखो 60 प्लस, अब यहाँ देखो f1 की वैल्यू 9, f0 की वैल्यू 6 अपान में 2 और f1 की वैल्यू 9 और माइनस इसकी 6 और इसकी 6, f0 भी 6 f2 भी 6 और इंटू h की वैल्यू क्या है मेरी 30 है। चलो अब यहाँ पे देखो 9 में से 6 गया 3, 2 9 18, -4 मिलके 12 और इंटू 30। अब देखो 18 में से 12 गया 6 से काटोगे तो 5 बार में कट जाएगा, 3 5 क्या हो जाएगा 15 और 60 पहले से ये 60 15 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 4 नंबर हमारे बन गया आसानी से, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
अब ये अगला जो सवाल है, ये जो है ये क्या है, ये 6 नंबर के सवाल है। ये 6 नंबर, देखो यहाँ पे 6 नंबर मैंने लिखा हुआ है, 6 नंबर के सवाल है और ट्रिग्नोमेट्री से सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बारी पूछा जाता है। तो देखो 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, इसको मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलूंगा और उससे राइट हैंड साइड प्रूफ करूंगा। तो देखो मैंने ये ले लिया, हर के संयुग्म से गुणा किया, प्लस का है तो उसके माइनस से ऊपर नीचे और ऊपर दोनों जगह गुणा कर दिया। देखो 1 माइनस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा मिलके होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, ये a प्लस बी और a माइनस बी, जानते ही हो फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और b की जगह पे साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2ab, तो 2a की जगह पे 1 है तो 2 1 जा 2, मतलब 2 1 2 ही होगा, और साइन थीटा यहाँ पे गुणा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दो, अब देखो इन सबको तोड़ तोड़ के अलग अलग लिख सकते हैं। वन देखो, लेकिन अगर ये इधर नीचे रहता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसको तोड़ के नहीं लिख सकते, लेकिन ऊपर है तो उसको तोड़ के लिख सकते हैं। तो एक बार हो जाएगा 1 अपन cos स्क्वायर थीटा, फिर प्लस है साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 2 साइन थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा। अब देखो cos स्क्वायर थीटा को क्या कर सकते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं। एक cos थीटा इधर लिख दिया इसके साथ, और एक cos थीटा जो है वो अलग कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मुझे ये चीज़ लाना है। अब अभी देखो कैसे वो चीज़ समझ में आती है। 1 अपन cos जो होता है वो सेक होता है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन बटा cos क्या होता है, tan होता है, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस अब देखो साइन थीटा बटा cos थीटा tan थीटा, और 1 अपन cos क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 और ए की जगह पे सेक थीटा और बी की जगह पे tan थीटा। तो ये जो फार्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो बनता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह पे सेक थीटा और बी की जगह पे क्या है, tan थीटा, और माइनस का वाला सूत्र है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। यही तो मुझे प्रूफ करना था, तो राइट हैंड साइड मैंने प्रूफ कर दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और एक सवाल और बचा हुआ है बस। ये हमारा सवाल जो है वो 6 नंबर का है। वर्ग और बारंबारता तो दिया हुआ है, और इसमें बंटन का माध्य दिया हुआ है, और बारंबारताओं का योग दिया हुआ है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मैं एक खुद से एक सारणी बनाऊंगा वर्ग अंतराल वाला। वर्ग अंतराल जो है उसको इधर लिख लिया, बारंबारता को जो है उसको वर्टिकली लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हम अपने से निकालेंगे, संचयी बारंबारता। कैसे निकालेंगे संचयी बारंबारता, देखो संचय का मतलब होता है जोड़ना, कलेक्ट करना। तो ये जो 2 है उसके साथ ये कलेक्ट हो गया, 2 + x हो गया, 2 के साथ 20 कलेक्ट हो गया, 22 + x हो गया, 22 के साथ 15 कलेक्ट हो गया, 37 + x हो गया, 37 के साथ 7 कलेक्ट हो गया, 44 + x हो गया, और 44 के साथ y जुड़ गया, 44 + x के साथ y जुड़ गया, तो 44 + x + y हो गया। और इन सब का योग जो है वो दिया हुआ है n बराबर 58। तो n बराबर 58 दिया, तो n/2 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि फार्मूले में मुझे n/2 की जरूरत होती है, ना कि n की जरूरत होती है। तो n/2 58 का आधा क्या होगा, 29 हो जाएगा। अब देखो, और हमें ये भी दिया हुआ है कि ये जो संचयी बारंबारता जो आता है ये किसके बराबर होता है, इस योग के बराबर होता है। तो 44 + x + y बराबर क्या हो जाएगा, 58। अब यहाँ पे x + y बराबर, देखो अब ये 44 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 58 - 44 हो जाएगा। अब x 58 - 44 गया तो 14 घट गया, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। माध्यक दिया हुआ है, और माध्यक जो है 28.5 जो दिए, इसमें दिया हुआ है किसके बीच में आएगा, 20 से 30 के बीच में आएगा। ठीक है, तो उसके लिए जो वर्ग होगा वो 20 से 30 होगा। ठीक, और यल बराबर क्या होगा, यहाँ पे यल क्या होता है, जिस वर्ग अंतराल जो होता है ना उसका जो निम्न सीमा था उसे यल बोलते हैं। यफ क्या होता है, 20 होगा। देखो तो इसके ठीक बारंबारता कौन है, यफ क्या है, 20 है ना, यहाँ पे 20 है। और सी क्या है, देखो जो संचयी बारंबारता लेते हैं ना उस ठीक वर्ग अंतराल के पहले वाला लेते हैं, तो 2 + x लेंगे। और एच का मतलब कितने का अंतराल बन रहा है, 10 का 10 का बन रहा है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 10। अब माध्य का हम फार्मूला लगाएंगे, माध्य बराबर l + n/2 - c/f × h। अब देखो माध्य की वैल्यू 28.5 बराबर, यहाँ पे l की वैल्यू 20 और प्लस n/2 की वैल्यू मैंने निकाल के रखी है 29, और माइनस c की वैल्यू, देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट में रखेंगे c की वैल्यू, क्यों, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो साइन को चेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे c की वैल्यू 2 + x बटा, और f की वैल्यू क्या है 20, और h की वैल्यू क्या है 10। अब देखो इस 10 से इस 20 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 29, और ये -2 और ये माइनस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 29 में 2 जाएगा तो 27 हो जाएगा, है ना, 27, और ये -x बच गया। अब यहाँ पे बटे का क्या बचा है, 2। अब देखो यहाँ पे मैंने जो 2 है ना, तो 2 विषम क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 2 विषम क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये 40 और प्लस 29 में 2 हो गया 27, और -x बटा 2। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे मैंने इसको काट दिया ना, तो 2 से 20 में गुणा कर दिया, 40 हो गया, और फिर ये प्लस हो गया, 29 में से 2 गया 27 हो गया, और फिर ये -x और पूरे का बटा 2 हो गया। अब ये जो 2 उधर जाएगा गुणा होगा, 28.5 में 2 का गुणा होगा तो कितना, 57 हो जाएगा। अब देखो -x को उधर भेजो और 57 को उधर उठा के फेंको, तो x इधर आएगा माइनस का तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का तो 67 में 57 गया 10, और
इसी x की वैल्यू को ले जाके कहाँ रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे। x + y बराबर 14, तो x की वैल्यू 10 है, तो 10 उधर जाएगा तो 14 - 10 बराबर 4 आ जाएगा। तो ये हमारा जो है आंसर 6 नंबर का हो गया। हमने अगर अच्छे तरीके से बना दिया है स्टेप वाइज तो हमको नंबर मिल जाएंगे। अरे आप आधा भी कर देते हो तो आपको अच्छे खासे नंबर दे देंगे, 3-4 नंबर आपको मिल ही जाएगा स्टेप वाइज में। तो इसको प्रोसेस को याद रखो। चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये हमारा जो है ये भी 6 ही नंबर में होता है। तो sin थीटा बराबर a/b दिया है, तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान हमें बताना है। ठीक, तो sin थीटा बराबर a/b दिया हुआ है, तो मुझे पता है कि लंब बटा कड़ होता है sin थीटा बराबर, तो मुझे लंब पता है और कड़ पता है, तो मैं उससे आधार पता कर लूंगा। तो मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा जिसका ABC हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो लंब है वो a दिया हुआ है और कड़ जो है वो b दिया हुआ है। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय, ये त्रिभुज हो जाएगा ABC, पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो ये कड़ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखो तो लंब जो दिया हुआ है वो a दिया हुआ है, ठीक है, और आधार जो दिया हुआ है वही मुझे ज्ञात करना है, और कड़ मुझे पता है b²। ठीक है, a² को जब उधर लेके जाऊंगा तो -a² हो जाएगा, ab² बराबर b² - a², और ये जो स्क्वायर है इसको क्या कर देगा, रूट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे मुझे tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो tan थीटा की जो वैल्यू होगी, tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, तो लंब मेरे पास पता है a है, और आधार कितना है, कड़ी में b² - a² है, और cot थीटा जो होता है ठीक इसका उल्टा होता है, आधार बटा लंब, तो ये जो होगा वो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो b² - a² बटा a हो जाएगा। अब देखो tan थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो tan थीटा की जो वैल्यू है उसको रख दिया, और cot थीटा की जो वैल्यू है उसको रख दिया, इसको और इसको एलसीएम लेंगे तो a रूट b² - a² हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो a है इसका मल्टीप्लीकेशन a² में हो जाएगा, और ये माइनस, और ये जो रूट b² - a² है उसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ हो जाएगा। तो ये दोनों एक, देखो कड़ी और कड़ी का जब गुणा होगा तो वो क्या हो जाएगा, कड़ी हट जाएगी, b² - a² हो जाएगा, और a² बटा, और a और कड़ी में b² - a² हो जाएगा। अब देखो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, a² और a² मिलकर 2a² और माइनस b² पहले से बचा ही हुआ है, और अपान में a अंडर रूट b² - a²। तो ये हमारा हो गया मॉडल पेपर समाप्त। और अगर आपको अच्छा लगा मेरी मेहनत तो उस पर कमेंट और लाइक जरूर करना। सब्सक्राइब करने का मैं नहीं कहूँगा, अगर अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगला जो मेरा होगा, हमारा जो हम वीडियो लेके आ रहे हैं, हम साइंस का लेके आ रहे हैं और इंग्लिश का भी लेके आ रहे हैं वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।